In today's class, we are going to proceed with our क्लास 9 साइंस सैंपल पेपर सीरीज। ठीक है, सिलेबस हमारा पूरा हो चुका है। जैसे मैथ्स में आपकी सैंपल पेपर सीरीज स्टार्ट हुई थी, आई थिंक मैथ्स में तो हम सैंपल पेपर 2 में आ चुके हैं। ठीक है, वैसे हम साइंस की स्टार्ट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट थिंग जो है, आप इसका कोड का ध्यान रखोगे। इस पेपर का जो कोड है वो क्या है, सैंपल पेपर 01। ठीक है, 01 2022-23। अब देखो, जो आपका पेपर होगा वो आपको पता है कितने मार्क्स का होगा, 18 मार्क्स का होगा। और टाइम अलाउड कितना होगा आपको, 3 आवर्स का। मैथ्स में कितने सेक्शन है आपके, जैसे मैथ्स में आपके 5 सेक्शन है, वैसे यहाँ भी आपका जो पेपर है वो 5 सेक्शन में डिवाइड हुआ है। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे आपके पेपर में, 39 क्वेश्चन। और इस 39 क्वेश्चन जो है आपके 5 सेक्शन में डिवाइडेड होंगे। ये क्लियर हो गया। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके कंपलसरी रहेंगे। इंटरनल चॉइस आपको गिवन होगी, जैसे जैसे पेपर करोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेक्शन ए में 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी जो होगा उसमें 6 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का। सेक्शन सी जो है उसमें 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा आपका, 3 मार्क्स का। ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, देन सेक्शन डी जो है उसमें 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन आपका होगा 5 मार्क्स का। ये क्लियर हो गया। ठीक है, सेक्शन ई कंसिस्ट ऑफ 3 सोर्स बेस्ड, मैंने पहले भी बताया था, सोर्स बेस्ड का मतलब होता है केस स्टडी। ठीक है, और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा आपका, 4 मार्क्स का होगा। सारी चीजें क्लियर। ठीक है, टोटल कितने सेक्शन होंगे, 5 सेक्शंस। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सेक्शन ए का, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट रिस्पॉन्स। मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले देखो आपको क्या गिवन है, सब्लिमेशन। क्या गिवन है आपको, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के साथ अगर आप देखो तो कह रहे हैं दैट चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स। तो सब्लिमेशन तो किसके साथ आएगा, ऑप्शन सी, इवेपोरेशन। क्या लगता है, बी। सभी को ये लगता है इवेपोरेशन का क्या होगा, बी। बिल्कुल ठीक है। चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू वेपर विदाउट कमिंग टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, डी। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 kg लिक्विड इनटू वेपर। देखो वेपराइजेशन वेपर, समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन डी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अभी तो पूछने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, ये हो जाएगा हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। समझ में आ गया। ठीक है, तो देखो आपकी जो ऑप्शन बन रही है वो क्या बन रही है, 1 के साथ क्या आ रहा है हमारा, सी। 2 के साथ क्या आ रहा है, बी। 3 के साथ क्या आ रहा है आपका, 3 के साथ आ रहा है आपका डी। और 4 के साथ आपका क्या आ रहा है, ए। ये क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब जो ऑप्शन है वो चेक कर लेते हैं। इसके अकॉर्डिंगली मैं ऑप्शन देखता हूं आपकी। तो 1 के साथ सी, 2 के साथ, 1 के साथ सी, 2 के साथ बी, 3 के साथ डी, 4 के साथ ए। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्लियर हो गया, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ऑप्शन ए। इज इट क्लियर। ठीक है, इसके बाद योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन लीवर सेल। लीवर सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं इसका जो कंप्लीट कंसेप्ट है पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, अगर हम फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अब बात करते हैं तो हमने ये स्टडी किया था दैट ये क्या करते हैं, ये सिंथेसाइज करते हैं लिपिड्स को, लिपिड्स का, लाइक कोलेस्ट्रॉल। जितनी भी आपकी सेल मेम्ब्रेन्स होती है वो किससे बनी होती है, वो लिपिड से ही बनी। और वो कौन प्रोड्यूस करता है, कौन सिंथेसाइज करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बात क्लियर है। ठीक है, इसके अलावा क्या करते हैं, ये डिटॉक्सिफाई करते हैं ड्रग्स और पॉइजन। और ये कहां पर होता है प्रोसेस आपका, लीवर सेल्स में। कैसे करते हैं ये भी बता देता हूं। ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड कर देते हैं इनके साथ। हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करने से ये जो भी आपका डिटॉक्सिफाइड ड्रग्स और पॉइजन होता है ये वाटर में क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है। समझ में आ गया। और वाटर सोल्यूबल होने की वजह से बॉडी से क्या हो जाता है, फिर एक्सक्रीट हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो लीवर सेल में क्या फंक्शन होता है इनका, डिटॉक्सिफिकेशन। क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन। इसके अलावा और क्या इनका फंक्शन होता है, ये स्टोरेज करता है कैल्शियम आयंस।
जिसकी वजह से क्या होता है, विच हेल्प इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये फंक्शन भी क्लियर हो गया। फोर्थ फंक्शन क्या होता है इनका, प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स लाइक स्टीरॉइड्स। तो देखो मेन मेन फंक्शंस क्या, लिपिड्स की स्टोरेज, लिपिड्स को सिंथेसाइज करते हैं। जितनी भी सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं, सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन्स होती है वो लिपिड्स की बनी होती है। ये क्लियर हो गया। लीवर सेल्स में क्या फंक्शन होता है, जहां ये लीवर सेल आ गया तो आपके माइंड में क्या आएगा, डिटॉक्सिफिकेशन। ये क्लियर हो गया, ठीक है। और क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं किसकी, कैल्शियम आयंस की। और कैल्शियम आयन का मतलब किस चीज में हेल्प करता है, कहते हैं ना हमारी बॉडी में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, कैल्शियम जरूरी होता है, जिससे हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी में मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और क्या करता है, हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन करता है लाइक स्टीरॉइड्स। अब आप अपने क्वेश्चन पर आओ। देखो क्वेश्चन आपका ये था, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लीवर। जैसे आपने लीवर सेल पढ़ा, आपके दिमाग में क्या आएगा, डिटॉक्सिफिकेशन। कुछ समझ में आया, क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन इसको प्रिपेयर कैसे करना है, जब आपने नोट्स बनाने हैं तो इसी तरह से बनाना है। हर क्वेश्चन में जो जो कंसेप्ट है वो साथ साथ में आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। क्योंकि कंप्लीट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इज इट क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट रिस्पॉन्स। मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट रिस्पॉन्स। ये क्लियर हो गया, ठीक है। मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट रिस्पॉन्स। सबसे पहले देखो क्या है आपका, वेलोसिटी। सबसे पहले क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम की क्या होती है, सेकंड। अब इसके अकॉर्डिंगली आप देखो तो वेलोसिटी के साथ क्या आना चाहिए, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी के साथ क्या आना चाहिए आपका, मीटर पर सेकंड। तो ये कुछ ऐसे जाएगा, क्लियर है, ठीक है। और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या आना चाहिए, v के साथ आएगा 4। देन एक्सेलरेशन के साथ क्या आएगा आपका, एक्सेलरेशन के साथ पार्ट 1। और टाइम के साथ क्या आएगा आपका, टाइम के साथ क्या आएगा आपका पार्ट। तो जो हमारी ऑप्शन बन रही है वो क्या क्या बन रही है, हमारी ऑप्शन बन रही है फर्स्ट के साथ क्या, ए के साथ क्या आ रहा है, ए के साथ आ रहा है सेकंड। और बी के साथ क्या आ रहा है, फोर्थ। सी के साथ क्या आ रहा है, फर्स्ट। और डी के साथ क्या आ रहा है आपका, थर्ड। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ए के साथ सेकंड, ए के साथ सेकंड ये रहा, बी के साथ 4, बी के साथ 4। और सी के साथ क्या है, फर्स्ट, सी के साथ फर्स्ट और डी के साथ थर्ड। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। इज इट क्लियर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स अडॉप्टेड फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इंक्लूड। इसमें क्या क्या चीजें होती है, स्ट्रिक्ट क्लीनिंग, ये तो होता है। फ्यूमिगेशन, फ्यूमिगेशन पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फ्यूमिगेशन का मतलब क्या होता है। देखो फ्यूमिगेशन का मतलब ये होता है आपका, इट इज अ मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल। फ्यूमिगेशन एक मेथड होता है जिसमें क्या किया जाता है, किस चीज का मेथड होता है, पेस्ट को कंट्रोल करने का। इट इज अ मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल, इट इज अ मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल। और रिमूवल ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और रिमूवल ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय कंप्लीटली फिलिंग एन एरिया विद गैसियस पेस्टिसाइड। हम एक पर्टिकुलर एरिया को गैसियस पेस्टिसाइड से फिल कर देते हैं, जिससे सफोकेशन की वजह से जितने भी आपके ये जो पेस्ट वगैरह होते हैं ये अपने आप ही क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं आपको, देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज अ मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल और रिमूवल ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म by completely filling an area with gaseous pesticide to suffocate समझते हो ना, दम घुटना, और poison the pest with it। उसी के अंदर पेस्ट जो होते हैं सारे के सारे अपने आप ही क्या हो जाते हैं, खत्म, मर जाते हैं, ठीक है।
तो ये भी हुआ फिर उसका मेथड, ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो स्टिक क्लीनिंग भी होगा, फ्यूमिगेशन भी होगा, प्रॉपर ड्राइंग ये भी है, ये तो मॉइस्चर से भी खराब हो जाएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए फिर, ऑप्शन सी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ऑप्शन सी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। पहले बताओ ये क्लियर हुआ है, ठीक है। इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, लेटेक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स यील्ड च्युइंग गम। किस प्लांट के लेटेक्स से च्युइंग गम को प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसका आंसर है आपका चरस सैपोटा। इसमें देखो लेटेक्स का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझो। लेटेक्स क्या होता है, देखो लेटेक्स क्या होता है, अ थिक व्हाइट लिक्विड होता है जो कि क्या कुछ प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, आपने देखा होगा, जैसे कि ये आपको दिखाया जा रहा है, ये दिस इज लेटेक्स, ठीक है। तो ये जो प्लांट होता है कौन सा, चरस, इसमें ये साइलेंट होता है, चरस सपोटा। इसके लेटेक्स से हम क्या करते हैं, च्युइंगम को प्रोड्यूस करते हैं। इसके लेटेक्स से क्या किया जाता है, च्युइंगम प्रोड्यूस किया जाता है। आपकी नॉलेज के लिए इतना आई थिंक सफिशिएंट है, अभी 9th क्लास के लेवल पर, इससे ज्यादा आपको कि 1 मार्क्स का पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि जो च्युइंगम प्रोड्यूस की जाती है किस प्लांट से प्रोड्यूस की जाती है, चरस सपोटा। चरस सपोटा से किसके थ्रू की जाती है, उसके लेटेक्स के थ्रू। और लेटेक्स क्या होता है, एक थिक व्हाइट लिक्विड होता है जो क्या प्रोड्यूस करते हैं कुछ प्लांट्स में, और भी प्लांट्स में आपने देखा, लेकिन किस प्लांट्स की लेटेक्स से प्रोड्यूस की जाती है, चरस सपोटा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल वाज स्टेटेड बाय। ये भैया सेल जो प्रोड्यूस होते हैं ऑलरेडी जो सेल्स होता है उन्हीं से प्रोड्यूस होते हैं, ये किसने बताया था, ये बताया था वर्चाउ। किसने बताया था इस चीज को, वर्चाउ थ्योरी भी आपने देखी होगी, जो सेल थ्योरी वगैरह आपने पढ़ी थी, ठीक है। और कब बताया था, इन 1855। जो आपने कंसेप्ट पढ़े थे सारे, उसमें ही कहीं ना कहीं हमने वर्चाउ के बारे में भी पढ़ा था। वर्चाउ ने क्या बताया था, जैसे स्लेडन वगैरह के बारे में जो हमने पढ़ा था, वही हमने वर्चाउ के बारे में पढ़ा था कि जरिए जो भी न्यू सेल प्रोड्यूस होते हैं वो ऑलरेडी जो होते हैं वही डिवाइड होके रिप्रोड्यूस होते रहते हैं। ये समझ में आ गया, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये मोल कंसेप्ट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है करंट ईयर के लिए, तो इसको हम छोड़ देते हैं। हैवर्जियन कैनल्स आर प्रेजेंट इन, पहले तो ये समझो कि हैवर्जियन कैनल्स होती क्या है। हैवर्जियन कैनल्स होती है माइन्यूट ट्यूब्यूल्स होती है, छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं हैवर्जियन कैनल्स के बारे में बात करता हूँ तो ये होता क्या है, अब इसको ऐसे समझो, इट इज अ माइन्यूट ट्यूब्स, छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, विच फॉर्म अ नेटवर्क इन बोन, जो बोन में एक नेटवर्क फॉर्म कर, यानी कि तो इससे क्लियर हो गया कि वो कहां पर होती है, फिर ये बोन में होती है, बात खत्म। हैवर्जियन कैनल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक नेटवर्क बनाता है बोन में, और इसमें क्या होती है, ब्लड वेसल्स। इसमें क्या होती है, ब्लड वेसल्स। अब आप देखो आपका क्वेश्चन क्या है, हैवर्जियन कैनल्स आर प्रेजेंट इन, तो सीधा आंसर क्या होगा, बोन। लेकिन आपको इससे पहले ये क्लियर होना चाहिए होती क्या है, छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एक नेटवर्क बनाते हैं, और ये नेटवर्क कहाँ पे बनाते हैं, बोन में बनाते हैं, और क्या कंटेन करते हैं, ब्लड वेसल्स। तो जैसे आपने देखा हैवर्जियन कैनल्स, आपके माइंड में क्या आना चाहिए, बोन। ये क्लियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, a heavier and a lighter body have equal momentum then, गुड। तो आपको ये 4 ऑप्शन दी गई है भैया, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़ा मैं डिस्कस कर देता हूँ आप लोगों के साथ। देखो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब इसको आप ऐसे समझो, दो बॉडी, ठीक है। तो लेट B1 बी द फर्स्ट बॉडी एंड B2 बी द सेकंड बॉडी, ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अब मानो जो B1 बॉडी है इसका मास है m1 और इसकी वेलोसिटी है v1, और जो सेकंड बॉडी है B2 इसका मास है m2 और इसकी वेलोसिटी है v2। अब क्वेश्चन में क्या इक्वल है, मोमेंटम। तो B1 बॉडी का मोमेंटम मैंने ले लिया P1, P होता था सिंपल, ठीक है। और इसका मैंने मोमेंटम ले लिया P2। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी, यस और नो? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, यही पढ़ा था आपने। तो P1 का मतलब क्या होना चाहिए? M1 V1, और P2 का मतलब क्या होना चाहिए? M2 V2। अब आपको कहा जा रहा है ये कब पॉसिबल है? आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। देखो छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जो फर्स्ट बॉडी है आपकी, लेट अस अज्यूम दैट इसका जो मास है वो है 4 kg M1, ठीक है। और इसकी जो वेलोसिटी है वो मान लो आप कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो सेकंड बॉडी है उसका मास है मान लो 5 kg। कितना है? 5 kg। और जो इसकी ये V1 है, ये V1 है, और जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। मुझे अब ये बताओ इसका मोमेंटम कितना होगा? 4 इंटू 5 20 होगा, 20 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अब मुझे बताओ इसका मोमेंटम कितना होगा? 20 kg मीटर पर सेकेंड। लेकिन मोमेंटम तो इक्वल आ रहा है, किस कंडीशन में आ रहा है? अब यहाँ पे पढ़ते हैं जो कंडीशन आपको गिवन है। कंडीशन जो आपको गिवन है एक एक करके पढ़ते हैं और देखते हैं किससे किस कंडीशन पर ये बात टैली करेंगे। फर्स्ट कंडीशन है कि हैवियर विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। हैवियर, तो यहाँ पे वेलोसिटी किसकी ज्यादा आ रही है? हैवियर बॉडी की आ रही है, लाइटर बॉडी की? लाइटर बॉडी की आ रही है। तो जिसकी आपको पता है ना काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? हाफ mv²। तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसकी तो हैवियर बॉडी की तो काइनेटिक, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। फिर वो कह रहा है लाइटर विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। दोनों के कंपैरेटिवली ये कहा जा रहा है कि भैया जो लाइटर बॉडी है वो ज्यादा स्पीड से मूव करेगी तभी मोमेंटम इक्वल होगा। और आप देख भी सकते हो यहाँ पर इसकी स्पीड क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है। इसकी वेलोसिटी, ये किस वेलोसिटी से मूव कर रही है? 5 मीटर पर सेकंड। और ये किस वेलोसिटी से मूव कर रही थी? 4 मीटर पर सेकंड। तो अगर दोनों का मोमेंटम इक्वल है तो इसकी कंडीशन क्या है कि जो लाइटर बॉडी होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी फिर क्या होनी चाहिए? ज्यादा होगी। समझ में आ गया? तभी ये पॉसिबल है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो जो मैंने बात समझाई अब देखो। मैंने आपको जो समझाया ध्यान से समझो उसको। मैंने आपको ये कहा कि लाइटर बॉडी का जो मास है उसको हमने क्या ले लिया? m1, और वेलोसिटी क्या ले ली? v1। जो हैवियर बॉडी है उसका मास क्या हो गया? m2, और वेलोसिटी क्या होगी? v2। ये क्लियर है? लाइटर बॉडी का मोमेंटम क्या हो जाएगा? p1, जिसको आपने कहा m1 v1। क्यों? क्योंकि मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। जो हैवियर बॉडी है उसका मोमेंटम क्या हो गया आपका? m2 v2। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है तक? ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दोनों का मोमेंटम इक्वल है, तो उसके हिसाब का इससे क्या होना होगा फिर कि जो m1 v1 है वो किसके इक्वल होगा? m2 v2। और इससे ये कंडीशन बनेगी। पहले बताओ ये चीज समझ में आ गई? ज्यादा क्लियर है? ठीक है। फिर हमने क्या कहा कि लेट अस अज्यूम दैट कि लाइटर बॉडी का जो मास है वो कितना है? 4 kg, दैट इज m1। और जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 8 मीटर पर सेकंड, दैट इज v1। ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो लाइटर बॉडी का मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज 4 इंटू दैट इज 32 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसमें कोई डाउट है तो बताओ भाई। 32 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब हैवियर बॉडी की बात करते हैं। अब मैं हैवियर बॉडी की अगर बात करता हूँ तो हैवियर बॉडी का मास देखो, अपने इतना तो समझ में आ गया होगा ना किस तरह से आपको चलना है। मोमेंटम सेम रखने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है? इसको रेसिप्रोकेट करना। कि अगर इसका मास 8 है, देखो यहाँ पर वेलोसिटी 8 थी तो मास को 8 कर दो, और यहाँ वेलोसिटी 4 है तो आपने वेलोसिटी को क्या कर दिया? यहाँ मास 4 है तो वेलोसिटी 4 ले लिया, क्योंकि प्रोडक्ट तो आपको सेम ही दिखाना है, मोमेंटम सेम है। तो ये क्लियर हो गया? तो जो सेकंड बॉडी है उसका मोमेंटम कितना? 32 kg मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर? ठीक है। तो मोमेंटम विल बी इक्वल इफ किलो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइटर बॉडी इज 4। बोलो भाई समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, चलो जिसको भी देख लेते हैं। कहता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ कौन सी होगी? 1 2 3 4 में बताओ। 1, बिल्कुल ठीक है।
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, पार्ट 1। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड, गुड। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड, गुड। और रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, माइनस ए का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो माइनस ए का मतलब क्या हो गया, माइनस v माइनस यू बाई टी। तो मैं बोल सकता हूँ रिटार्डेशन का मतलब ये। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक। तो अगर मैं ऑप्शन लेके चलता हूँ यहाँ पर, तो ऑप्शंस क्या बन रही है आपकी, ए के साथ क्या आ रहा है, फर्स्ट पार्ट। बी के साथ क्या आ रहा है, थर्ड पार्ट। सी के साथ क्या आ रहा है, सेकंड पार्ट। और डी के साथ क्या आ रहा है, फोर्थ। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो चेक करो कौन सा ऑप्शन आएगा। ए के साथ 1, ए के साथ 1, बी के साथ 3, सी के साथ 2 और डी के साथ 4। क्या होगा, ऑप्शन ए। तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। इस तरह से हमारी मैचिंग हुई थी ऑप्शन। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 तो आपको करना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, बोलो जी। एरन काइमा, थर्ड, वेरी गुड। क्या करता है ये, अपवर्ड फोर्स, ठीक है। तो दैट इज पीयूएनसी, वेरी गुड। पेरेंकाइमा, परमानेंट टिश्यू, पक्की बात है। चलो अभी इसको छोड़ दो, अगर इसमें कंफ्यूजन है इसको छोड़ देते हैं। कॉलन काइमा, क्लोरन काइमा बताओ। क्लोरन काइमा से क्लोरोफिल वर्ड आता है। क्लोरोफिल का मतलब फोटोसिंथेसिस, वेरी गुड। पेरेंकाइमा और कॉर्क, भैया कॉर्क जो होता है आपका ये परमानेंट टिश्यूज होता है आपका, और पेरेंकाइमा जो होता है वो थिन वॉल्ड पैकिंग सेल्स होते हैं। थोड़ा सा याद करो, हमने पढ़ा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन रहा है हमारा, ए के साथ क्या, ए के साथ आ रहा है आपका थर्ड, बी के साथ क्या, सेकंड। इसको अब आप हाईलाइट करके लिखोगे भी, ठीक है। सी के साथ क्या, ऑप्शन 4। और डी के साथ क्या है हमारा, डी के साथ क्या, ऑप्शन फर्स्ट। तो चेक कर लेते हैं, बोलो जी किसके साथ मैच कर रहे हैं। ए के साथ ऑप्शन थर्ड, ठीक है। बी के साथ सेकंड, सी के साथ 4 और डी के साथ फर्स्ट। ये क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिर उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 13। बोलो जी, ऑर्गेनेल विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, वेरी गुड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 अभी आपने जो किया है, ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए। वाई, राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन नहीं होती है, बाउंड ऑर्गेनेल्स दैट आर फाउंड फ्रीली अकरिंग इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, N2 फॉर्म में होता है, तो क्या कहोगे, डाई एटॉमिक। तो 9, तो 14 का आंसर क्या, ऑप्शन ए। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आता क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटल डाउन व्हेन अलाउड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। बोलो जी क्या लगता है, मडी वाटर, वेरी गुड। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। कुछ याद आया, जिसमें जो हैवियर पार्टिकल होते हैं वो लाइटर पार्टिकल के कंपैरेटिवली सेटल डाउन हो जाते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑपरेशन फ्लड इन इंडिया रेफर्स, ऑपरेशन फ्लड किसको कहा गया, ऑपरेशन फ्लड। अभी आपने वो चैप्टर पढ़ा था इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, वहां पे मैंने कुछ आपको अमूल वाला बताया था। ऑपरेशन फ्लड क्या हुआ था, इसमें क्या होता, मिल्क प्रोडक्शन को रेज किया गया था। समझ में आ गया। ऑपरेशन फ्लड में क्या हुआ था भैया,
जैसे अमूल का एग्जांपल, अमूल ने क्या कहा कि जितने भी आसपास के डेयरी वाले लोग थे, छोटा मोटा काम कर रहे थे, उनको कहा कि भैया आप सारा दूध हमें ला के दो, हम फिर उसको प्रोसेस करके आगे बेच। और इसको और भी दूसरे नाम से क्या कहा गया था, इसको व्हाइट रिवॉल्यूशन। कुछ याद आया, व्हाइट रिवॉल्यूशन। और कब हुआ था ये, 1977, व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो you can see that here note 77 1970 in fact 1970 increase in milk production by the development of cooperative dairy on a large scale। ये था ऑपरेशन। फ्लड पे मत जाओ, ठीक है। ऑपरेशन ऑपरेशन फ्लड क्या था, was a rural development program started by NDDB, that is National Dairy Development Board in 1970। क्या हुआ था इससे, इट रिजल्ट इन मेकिंग इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट एंड हेंस इज कॉल्ड द व्हाइट रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया। ये डायरेक्टली क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स में भी एग्जाम में आ सकता है। इसको एक्सप्लेन करो ऑपरेशन फ्लड को। तो जहां जहां मैं डिटेल करवा रहा हूँ वहां आपको डिटेल के साथ ही नोट्स बनाने हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ असर्शन और रीजन। कहता है टाइगर कैन एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, द वेलोसिटी अटेन्ड बाय इट इन 10 सेकंड इज 40 मीटर पर सेकंड। तो रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, और ये क्या होगी फाइनल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो v आप पुट करोगे क्या 40, u हो गया 0 और टाइम कितना हो गया 10, तो ये हो गया 40/10। तो कितना आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ये बात भी ठीक है, बोथ a and r are true and r is the correct explanation of a। is it clear, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ड्यूरिंग इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड द टेम्परेचर रिमेन अनइफेक्टेड। बोलो क्या लगता है भाई, बिना टेम्परेचर के इवेपोरेशन हो जाएगा। पढ़े थे ना जो फैक्टर इफेक्ट करता टेम्परेचर वाला था ना, कि जितना टेम्परेचर ज्यादा होता है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी, तो ये तो फॉल्स है। फिर कह रहे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये बात, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है, जैसे देखो जब काइनेटिक एनर्जी पर्टिकुलर टेम्परेचर, हर टेम्परेचर पे क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मूव करते रहते हैं। ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ज्यादा मूवमेंट होगी, कम होगा मूवमेंट होती रहती है। लेकिन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर आके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बिल्कुल खत्म हो जाती है। इनफैक्ट इस टेम्परेचर जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो भी काम करना बंद कर देते हैं। समझ आ गया, इतना कम टेम्परेचर होता है। जैसे कि अगर मैं थोड़ी सी आपको इसके बारे में डिटेल बताऊं, ये देखो क्या लिखा हुआ है आपका, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये तो आपका क्वेश्चन था, लेकिन जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ समझ में आ गई आपको, क्या समझाया मैंने। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यानी कि इतना कम टेम्परेचर कि उसमें मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेवल ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल ही एनर्जी वहां पे, भाई टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत पढ़ा था ना आपने, जैसे फूड वाला हमने पढ़ा था, हॉट फूड की स्मेल हमारे तक आ जाती है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। कम टेम्परेचर में भी कुछ ना कुछ मूवमेंट होती रहती है, लेकिन जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, जो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, इसको जीरो टेम्परेचर का आता है, ये इतना कम टेम्परेचर होता है कि बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती है। तो देखो कम टेम्परेचर में मूवमेंट कम हो रही है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है ना, बढ़ेगा तो क्या होगा, ज्यादा होगी मूवमेंट, ऐसे तो होता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, ए तो आपका फॉल्स था, बट आर इज ट्रू। तो ऑप्शन क्या होगा, डी। ये क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19, one day Vinita went to see his brother's competition and he saw his brother in pain and not able to run comfortably। अगर वो नहीं रन कर पा रहा है तो इसका रीजन, वन ऑफ द मेजर रीजन क्या होता है कि जो उसके लीगामेंट है, जो उसके लीगामेंट है वो क्या कर गए होंगे, वो टीयर अपार्ट हो गए।
क्योंकि जब आप समझ में आ रहा है लिगामेंट क्या होता है, बोन टू बोन कनेक्टिविटी होती है ना। तो अगर आप Vinita went to see his brother's competition and saw his brother in pain and not be able to run comfortably. कई बार आपने देखा तो एथलीट्स वगैरह होता है उनको ये लिगामेंट के इश्यूज बड़े रहते हैं, ठीक है। रीजन, अब इसका रीजन बताया गया कि टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द लिगामेंट। बात तो ठीक है, दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक, इट हैज कंसीडरेबल, ये भी ठीक है, लेकिन ये इसका रीजन थोड़ी ना है। इसका रीजन तो ये आपको बताना चाहिए था कि उसका जो लिगामेंट है वो क्या कर गया होगा टीयर, उसको लेकर तो बात नहीं हो रही है, स्टेटमेंट दोनों। जैसे कि आपको पता होगा हमने कनेक्टिव टिश्यू में एक तो टेंडन पढ़ा था और लिगामेंट पढ़ा था। आप इसको ऐसे देखो, देखो टेंडन क्या था, जो किसको कनेक्ट, टेंडन भी कनेक्टिव टिश्यू होता है और लिगामेंट भी कनेक्टिव टिश्यू होता है। टेंडन जो मसल को बोन से कनेक्ट करता है और लिगामेंट जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है। तो ये टेंडन का एग्जाम्पल है, जो मसल को किससे कनेक्ट कर रहा है, बोन से। और लिगामेंट क्या करता है, बोन को बोन से कनेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन की हम बात करते हैं तो व्हाट विल बी द राइट आंसर, both A and R are true, R is the no, both A and R are true but R is not the correct explanation of it। हाँ, तो आप सिर्फ ये बता रहे हो लिगामेंट है क्या, उसका रीजन थोड़ी ना बता रहे हो। ये क्लियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, आइसोटॉप्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे बिकॉज आइसोटॉप्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम। सेम एटॉमिक नंबर का मतलब सेम प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इक्वल होंगे तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ये तो भैया ट्रू है। रीजन आइसोटॉप्स आर स्पीशीज विद सेम मास नंबर, नहीं भैया ये तो गलत है। तो क्या ठीक हुआ इसमें, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। और यहाँ के हमारा सेक्शन ए कंप्लीट, क्लियर हो गया, ठीक है।